नमस्कार। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द मैं बीए फर्स्ट ईयर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मेजर सब्जेक्ट के रूप में इतिहास को लिया है, उनके लिए परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में लागू हुई है और बीए इतिहास में इसमें बहुत सारा परिवर्तन भी किया गया है। जो मेजर सब्जेक्ट जिन बच्चों ने लिया है, उनको मेजर सब्जेक्ट में 2 पेपर इतिहास के पढ़ने पड़ेंगे। जो पहला पेपर है आइडिया ऑफ भारत, आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं। इसमें आपके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें किस प्रकार से 3 सेक्शंस में आपको चर्चा करनी है, अपने आंसर देने हैं। परीक्षा के दौरान आपको इस पूरी परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलने वाला है और इन 3 घंटे में आपको 3 अति लघु उत्तरी, 4 लघु उत्तरी और 2 निबंधात्मक, इस तरह से प्रश्न हल करने होंगे। इस बार आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जैसे हम पिछली परीक्षाओं में देखते आए हैं, यूनिट सिस्टम के आधार पर 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस बार वो पैटर्न नहीं है, इस बार पैटर्न चेंज है और 70 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। मेजर सब्जेक्ट के लिए 2 पेपर आपको इतिहास में देने होंगे। आज मैं पहले पेपर जो मेजर सब्जेक्ट है आइडिया ऑफ भारत, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और उसके प्रमुख प्रश्नों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इसलिए भी इस बात को आपसे कह रहा हूं कि अभी जो फर्स्ट पेपर इतिहास का है, उसकी कोई बुक्स मार्केट में नहीं है। ऐसे में हमें अध्ययन करना है क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं और हमें पेपर देना ही है। और जब हम कॉलेज में आते हैं तो हमें खोज परक दृष्टि रखनी चाहिए और उसके आधार पर हम अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कौन से प्रमुख प्रश्न पढ़ें, कि मार्केट में जो आपको 20 सीरीज उपलब्ध हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने पुराने कोई भी मैटर को उठा के एक साथ लिख दिया है, वो सिलेबस के आधार पर नहीं है। तो आप भ्रमित ना हो। मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस को जहां से भी आप ले सकते हैं, आप उन्हें पढ़ें। 3 सेक्शन में आपके लिए पेपर आएगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। जो ए सेक्शन है उसमें आपसे अति लघु उत्तरी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। वो आपको 50 शब्दों में कम से कम लिखना है। जो लघु उत्तरी प्रश्न हैं वो आपको 8 पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 4 करना है और इसके लिए आपको कम से कम 200 शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, यानी आंसर आपको 200 शब्दों में देना होगा। और आपको 4 प्रश्न जो है वो निबंधात्मक मिलेंगे, उनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको करने होंगे जो 14-14 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से आप, और इसके लिए जो शब्दों की सीमा निर्धारित की गई है वो 500 शब्द है। तो आप इस प्रकार से अपने प्रश्नों का उत्तर दें और सबसे पहले देखें कि हम किस प्रकार से अपने प्रश्नों को बांधें। मैंने यहां अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी दोनों को एक साथ दिया है और मैंने टोटल 22 क्वेश्चन आपके लिए यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में निकाले हैं। अगर आप ये 22 क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हों, जो मध्य प्रदेश की 7 परंपरागत यूनिवर्सिटी हैं, उनमें सभी में ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और जो विद्यार्थी इन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आने वाले कॉलेजेस से इस वर्ष बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट मोड में हो या रेगुलर मोड में, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आप कृपया गंभीरता से इन प्रश्नों को सुने और मैं कुछ हल्की सी चर्चा करूंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप अपने स्तर पर इनके आंसर खोजें और अपना अध्ययन जारी रखें, क्योंकि अगले महीने निश्चित रूप से आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रमुख प्रश्न हैं। इनमें मैंने 11 प्रश्न लघु उत्तरी के रूप में और 11 प्रश्न निबंधात्मक के रूप में रखे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पूरा पढ़ें, क्योंकि हम जब ज्यादा पढ़ लेते हैं तो उसे कम लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम कम पढ़ेंगे तो हम उसमें ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि भले ही मैं आपको लघु उत्तरी के रूप में उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, आप उसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि डिटेल में पढ़ी हुई चीज को हम कम शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में पढ़ी हुई चीज को व्यापक बनाना मुश्किल होगा। तो आप अपने अध्ययन को इस प्रकार रखें और देखें कि किस प्रकार से आपके लिए परीक्षा में संभावित प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले नजर हम डालते हैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न पर। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले
वेद हैं, उपनिषद हैं, महाकाव्य है, पुराण है, बौद्ध साहित्य है। अब जैसे वेद है तो 4 प्रमुख वेद हैं, तो आपको इन चारों वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में आपको चर्चा करनी होगी बहुत कम कम शब्दों में, क्योंकि 50 शब्दों में यदि आता है तो कम में, और यदि 200 शब्दों के बारे में ये के रूप में इसको पूछा जाता है तो आपको ज़्यादा थोड़ा डिटेल इसकी देनी पड़ेगी। इसके बाद उपनिषद हैं। उपनिषदों को सामान्य तौर पर हम वेदांग भी कहते हैं, तो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसके अलावा महाकाव्य हैं, 2 प्रमुख महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इनके संदर्भ में भी हमें लिखना होगा संक्षेप में। फिर आते हैं पुराण। बहुत सारे पुराण हैं। इन पुराणों के बारे में भारतीय दर्शन मिलता है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का चित्रण भी मिलता है, बहुत सारी कथाएं मिलती हैं, तो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जिसमें अवतार के संदर्भ में जो विष्णु के दशावतार हैं उनके संदर्भ में भी विष्णु पुराण इत्यादि में चर्चा मिलती है। अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, कई सारे पुराण हैं, तो उनके बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देनी है। और यदि निबंधात्मक आता है तो निबंधात्मक रूप से भी आप जानकारी दे सकते हैं। बौद्ध साहित्य है, जिसमें अवधम्भ पिटक है, सूत्र पिटक है, विनय पिटक है। इस प्रकार ये पिटक ग्रंथों के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके आधार पर बौद्ध साहित्य कैसे लिखा गया, इसको हमें संक्षेप में बताना है। और देखें हम इसमें वसुधैव कुटुंबकम, परिवार, समाज और जनपद, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा पर यानी पृथ्वी पर बसने वाले हमारे कुटुंबीजन हैं, ऐसा भाव लेके इसको हमें डिफाइन करना है। इसके बाद परिवार, फैमिली के बारे में चर्चा करना है। फैमिली के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग फैमिली के अंग हैं, तो फैमिली के बारे में चर्चा करना है। प्राचीन भारत में किस प्रकार की फैमिलियां हुआ करती थी। समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में चर्चा करना है, सोसाइटी कैसी होती थी, उस सोसाइटी के बारे में भी, यानी उसमें हमें सारी चीजें उसमें आएंगी। अपना वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, अन्य अन्य जो चीजें, इन सारी चीजों का इसमें उल्लेख या विवाह के प्रकार हैं, किस प्रकार से लोग रहते थे, सामूहिक रूप से रहते थे, एकल परिवार होते थे, किस प्रकार के परिवार थे, उनके बारे में चर्चा हमें करनी है। और जनपद के बारे में आप प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, और उन 16 महाजनपदों से बाद में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, तो वो सारी की सारी कहानी हमें जनपद के रूप में देना है। ये निबंधात्मक भी आ सकते हैं, मैंने इसको शॉर्ट आंसर के रूप में रखा है कि संक्षेप में आप उत्तर 50 या 200 शब्दों में इसको दें। और देखिए इसमें आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है और योगा है। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योगा। तो आयुर्वेद भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। आप नेट पे भी इसको सर्च करके पढ़ सकते हैं, आयुर्वेद की कई सारी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, किस प्रकार नेचुरोपैथी मुख्य, इस बार नेचुरोपैथी आपके सिलेबस का एक पार्ट है, तो नेचुरोपैथी के बारे में भी आपको संक्षेप में जानकारी देनी होगी। और इसके बाद है योगा। योगा आपके पाठ्यक्रम का भी एक पार्ट है। आप जो फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में योगा और पर्यावरण एक पार्ट है, एक में हिंदी अंग्रेजी है, एक में योगा और पर्यावरण है, तो आप वहां से भी पढ़ के यहां लिख सकते हैं। तो योग के क्या कारण है, वो क्या महत्व है योग का, और भारतीय दर्शन में योग का क्या महत्व है, ये सारी की सारी चीजें हमें योगा के संदर्भ में चर्चा करनी है। तो ये अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न हमने इसमें देख लिया। अब हम देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न। आप इनमें देखते जाएं, मैंने एक एक प्रश्न को इसमें बताया है, आप आराम से इसको देख के लिख भी सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। तो पहला है, भारतवर्ष की अवधारणा का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया। तो भारतवर्ष की अवधारणा क्या है? जो हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इस प्रकार की जो तमाम गतिविधियां हैं, यही भारतवर्ष की इतिहास की अवधारणा है। यानी भारत की अवधारणा क्या है, इतिहास को किस दृष्टि से देखता है भारत, तो भारतवर्ष की अवधारणा है। दूसरा क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण होता है, भारतवर्ष को समझने के साधन क्या हैं? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। यानी भारत को समझने के कौन कौन से साधन हैं, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की इतिहास दृष्टि पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन द इंडियन व्यू ऑफ हिस्ट्री। यानी भारत का जो इतिहास दृष्टि है वो क्या है, किस आधार पर भारत में इतिहास को देखा जाता है।
न मूलम लिख्यते किंचित। भारत में इतिहास को कपोल कल्पित नहीं माना जाता, बिना तथ्यों के आधार पर इतिहास को लिखा नहीं जाता। तो वो भारत की इतिहास दृष्टि क्या है, उसमें भी हम यही देखेंगे, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, हमारे यज्ञ हैं, परिवार की परिकल्पना संकल्पना है, ये सारी की सारी चीजें मिला के ही भारत की इतिहास दृष्टि, वसुधैव कुटुंबकम ऑलरेडी उसमें है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत के इतिहास की दृष्टि है। सभी यहाँ सुखी हो, में सभी स्वस्थ निरोग हो, सभी मंगलता दिखे, ना किसी कोई दुख हो। तो इस प्रकार से भारत के इतिहास की दृष्टि को हमें इसमें डिफाइन करना है। और देखें चौथा क्वेश्चन कौन सा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये है चौथा क्वेश्चन। लिपि के विकास पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के ऊपर किस प्रकार इसका डेवलपमेंट हुआ, लेखन कला का। तो लेखन कला के विकास पर पहले भ्रूण लिपि आई, फिर चित्र लिपि आई, संकेत लिपि सबसे पहले हुई, संकेतात्मक लिपि जो जंगल में हम देखते हैं, टार्जन फिल्म में आपने देखा हो, विशेष प्रकार के संकेत के आधार पर आवाज निकाल के, या नगाड़ों के माध्यम से जो संकेत पहुंचाए जाते हैं उनके माध्यम से किस प्रकार इसका डेवलपमेंट हुआ। जब व्यक्ति बोलना नहीं जानता था, संकेतों के माध्यम से बात करता, तो कैसे कैसे लिपि का विकास हुआ, बोली का विकास हुआ। और आगे चित्रलिपि जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखाई देती है हमें, तो चित्रलिपि के आधार पर किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ और फिर कैसे ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि आई, फिर संस्कृत और अन्य जो भी भाषाएं और लिपियां हैं वे विकसित होती चली गई। तो इसमें हमें लिपि की कहानी इसमें लिखनी है। अशोक ने जो अपने शिलालेख लिखाए थे, 14 शिलालेख प्रमुख, उनमें से 13 ब्राह्मी लिपि में और एक खरोष्ठी लिपि में ऑलरेडी था। तो इसमें इतिहास विमर्श में मैंने अशोक के एक शिलालेख जो लघु शिलालेख है गुजर्रा के संदर्भ में मैंने उसकी जानकारी इसमें दी है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिज्ञासा बस आपको मालूम चलेगी किस प्रकार से ब्राह्मी लिपि होती थी। तो आप इसे देखिए। मैंने प्रोजेक्ट के सर्वेक्षण के रूप में ये वीडियो बनाया था, जिससे बच्चों को जानकारी मिले कि किस प्रकार से हम सर्वेक्षण कार्य करें, क्योंकि इस बार सर्वेक्षण और वोकेशनल कोर्स के रूप में भी आपके लिए अनिवार्य पाठ रखा गया है। तो इसमें लिपि के विकास के बारे में हमें कहानी देखनी है। अगला क्वेश्चन देखें हम। भारतीय कला एवं संस्कृति की विशेषता का वर्णन कीजिए। कला और संस्कृति क्या है भारत की, इसकी विशेषता का वर्णन हमें करना है। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो भारत के कला और संस्कृति क्या है, बिल्कुल पाषाणकालीन कला से हम चलें, जो हम देखते हैं प्राग ऐतिहासिक चित्रकला है, जो शैल पर पहाड़ों पर बनाई गई है चित्रों द्वारा, जो कि गेरू से है या कोयले से है या खड़िया से है, या जो हरे पत्ते हैं फूल हैं उनसे हैं, तो किस प्रकार से भीमबेटका इत्यादि जो उसका प्रमाण है। तो आप प्राचीन भारतीय चित्रकला से लेके और आज तक की कला और संस्कृति की क्या अवधारणा है वो इसमें हमें देना है। संस्कृति में सारे अवयव आएंगे, तो वो सारे आप इसको इसमें डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी, आश्रम व्यवस्थाओं पर आधारित थी, और उनको किस प्रकार से संचालित करते थे वो पूरी कहानी हमें इसमें देनी है। राम कृष्ण जो बड़े बड़े महापुरुष हुए वे सब पहले आश्रम व्यवस्था में पढ़ते थे। अंग्रेजों के काल से ये परंपरा शुरू हुई, मैकाले वाली शिक्षा पद्धति। लेकिन पहले प्राचीन भारत की कौन सी वो स्वस्थ परंपरा थी जिसमें हमने इतने सारे वैज्ञानिक चमत्कार किए, इतना सारा आयुर्वेद में हमने उपलब्धियां हासिल की, वो सारी क्या चीजें थी, वो इसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में हमें आंसर लिखना है। फिर देखें, प्राचीन भारत में राजनीति और शासन की विवेचना कीजिए। प्राचीन भारत में राजनीति और शासन, इसके बारे में हमें लिखना है। डिस्कस द पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी और किस प्रकार की उसमें यानी गवर्नेंस थी। तो ये हम ऋग्वैदिक काल में देखेंगे, उस समय भी ऐसे ही चलता था। और उसके बाद के काल में हम चाहे सम्राट अशोक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, समुद्रगुप्त की बात करें, या और बाद के शासकों की बात करें, हम जिस तरह आज आधुनिक भारत में देखते हैं केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, ग्राम्य शासन, नगरीय शासन, ये सारी परंपरा हमारे प्राचीन काल में थी, जो कि हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय से देखने को मिलती है। तो हमें इसमें वह देना है, ये इसमें हमें उसी का आंसर लिखना है। और देखें, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। थ्रू लाइट ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। क्योंकि भारत ने बहुत बड़े बड़े प्रयोग किए थे। अगर हम रामायण काल में देखें तो हमने पुष्पक विमान बनाया। यदि हम महाभारत काल में देखें तो जो धृतराष्ट्र का जो
सारथी था संजय, वो कुरुक्षेत्र में क्या घटना घट रही है इंद्रप्रस्थ में बैठे बैठे बता रहा है। और जो धृतराष्ट्र है वो उससे पूछ रहा है, मामका पांडवाश्चैव किम करोति संजय, इस समय कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो वहीं से बैठे बैठे बता रहा है कि अब ये हुआ, अब ये घटना घटी, अब ये घटना घटी। तो वो कौन सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी भारत की जो इतनी स्वस्थ और प्राचीन परंपरा थी, वो कहां खो गई। हमें उसको अध्ययन करना है, उसके बारे में इसमें आंसर देना है। क्योंकि जब हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को पढ़ेंगे तभी हमारे अंदर जो है एक आत्मबोध आएगा और हम एक स्वस्थ मानसिकता से आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम प्राचीन भारत की जो विज्ञान और तकनीकी व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ इंडियन व्यूज, यानी इंडिया का पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में क्या व्यूज रहा प्राचीन भारत का, हमें वो इसमें लिखना है। और इसमें हम अगर आप देखें तो हमने पहाड़, पर्वत, नदी, नाले सभी को पूजा है। पेड़ पौधों को हमारे यहाँ पूजा की जाती थी और ये पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी प्रमाण है। भारत में जितने भी देवी देवता हुए उनके साथ एक एक जानवर बांध दिया गया। भैरव के साथ कुत्ता है, दुर्गा के साथ शेर है, भोले के साथ नंदी है, विष्णु के साथ गरुण है, इस प्रकार गंगा के साथ मगर है। हर एक देवी देवता के साथ एक जानवर, एक पशु इसलिए दिया कि जिससे पशुओं की हत्या न करें, उनका हम संरक्षण करें। और ये सब मिलके, पशु, पेड़, पहाड़, नदियां, मनुष्य, ये सब मिलके ही पर्यावरण को बनाते हैं। तो ये भारत की इतिहास दृष्टि है, जो पर्यावरण दृष्टि है, जो महान, हम पीपल को देवता मान के पूजते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार से पीपल है, नीम है, बरगद है, तुलसी है, केला है, इस तरह से औषधि पौधों की हम पूजा करके उन्हें संरक्षण देके, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बहुत फ्रेंडली हैं, इसलिए हमने उनका महत्व दिया। और वो सारी की सारी चर्चाएं हमें भारत के प्राचीन दृष्टिकोण को यहाँ पर्यावरण के संदर्भ में बताना है। और 11वां प्रश्न आप देखें वो कौन सा है, वो है भारतीय आर्थिक परंपराओं पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑफ इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन, यानी प्राचीन भारत की आर्थिक परंपराएं क्या रहीं, उनके ऊपर भी हमें लिखना है। तो हमने पहले देखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी रही है। उस सभी के आधार पर हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो भारत का व्यापार था वो दूर अन्य देशों तक था, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड मिलता है, अर्थात हम दूसरे देशों से समुद्री मार्ग से जुड़े हुए थे। और तरह तरह का जो भारत में खनिज पदार्थ हैं, मसाले हैं, ये सारे के सारे हम बाहर देशों में भेजते थे और वहां से जो अपनी उपयोग की चीज थी वो आती थी। तो व्यापार चलता था समुद्री मार्ग से भी, सड़क मार्ग से भी। तो वो प्राचीन क्या व्यापार और वाणिज्य की व्यवस्था है, आर्थिक क्या व्यवस्था थी, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से हम संपन्न राष्ट्र थे, वो इसमें हमें चर्चा करना है। तो मैं समझता हूं इतिहास विषय में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपको मैंने आज बताए हैं, ये आपके लिए सफिशिएंट होंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों के संदर्भ में आप अपने स्तर पर जानकारी ले सकते हैं। वैसे जयशंकर प्रसाद मिश्र की एक बुक है बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की, आप चाहें तो वो भी मार्केट से उपलब्ध होगी, आप ले सकते हैं। कैलाश चंद जैन की किताब है जो भोपाल के प्रकाशन की है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और भी कई सारी बुक्स हैं, साथ ही साथ आपके नेट पे ये उपलब्ध है, सारी जानकारियां आप ले सकते हैं। आपकी लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में भी ये होंगी, तो आप वहां से इसकी जानकारी एकत्रित करें और अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। यदि आपके और मित्र आपके साथ इस वर्ष बीए फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं और उन्होंने इतिहास विषय लिया है, तो इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, अन्य स्थानों पर जहां आप हैं, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। यदि हमारे युवा साथी अभी तक इतिहास विमर्श से जुड़ नहीं पाए हैं किसी कारण से, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन पर जा सकते हैं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल पर इतिहास विमर्श पर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वे सबसे पहले आपको मिले। इस पर मैं समय समय पर इस प्रकार की चर्चा करता हूं। आने वाले समय में मैं इतिहास विषय के वैकल्पिक और माइनर गौण विषय और वैकल्पिक ओपन इलेक्टिव विषय के रूप में जो प्रश्न पत्र हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा। तो आप इसी प्रकार इतिहास विमर्श से जुड़े रहें। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।